मैंने आपको पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में बताया था। पब्लिक एंटरप्राइजेस में उस प्रकार के व्यवसाय शामिल किए जाते हैं जिनका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है और स्वामित्व अधिकतम जो है सरकार के पास होता है। ठीक है ना, उनको हम पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं। आज मैं करवाऊंगा आपको व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके प्रारूप क्या है, कितने किस तरह से वो कौन कौन से जो है किस किस रूप में किस किस प्रारूप में वो व्यवसाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले है उसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, विभागीय उपक्रम कहा जाता है इनको। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो सार्वजनिक उपक्रमों से संचालित किए जाने वाले व्यवसाय हैं उसमें सबसे मुख्य जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ही होता है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो भी विभाग जो जो भी उपक्रम चलाया जाता है वो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है, अर्थात इस प्रकार के जो विभागीय उपक्रम एक विभाग बना दिया जाता है और उस विभाग को किसी संबंधित मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता है और उसका संचालन जो है उसका प्रबंध जो है एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि आईएएस लेवल का अधिकारी होता है वो सरकार के निर्देश में उस विभाग का संचालन करता है। और जहाँ तक उस विभाग को चलाने के लिए जो वित्त की व्यवस्था है वो बजट में प्रावधान किया जाता है सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्रीय सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे उसको स्थानीय सरकार हो, उसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है और उसकी आय व्यय की रिपोर्ट जो है संबंधित मंत्रालय के मंत्री के द्वारा जो है वो अगर केंद्रीय सरकार है तो पार्लियामेंट में और राज्य सरकार है तो विधानसभा में उसका हिसाब किताब रखा जाता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट जाते हैं और खासकर जो पब्लिक यूटिलिटी के डिपार्टमेंट विभाग हैं वो उसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे रेलवे विभाग है, पूरा इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। इस तरह से आपका टेलीफोन पोस्टल डिपार्टमेंट है तो इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो आपका टेलीफोन या दूरदर्शन आदि उसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से या युद्ध सामग्री से संबंधित जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो संबंधित विभाग है उसके साथ उस जो मंत्रालय है संबंधित मंत्रालय उसको जोड़ दिया जाता है और वो सारा का सारा उसके नियंत्रण में ही वो काम किया जाता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेस विच इज रन एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैंने बताया। ठीक है ना, जो कि एक सरकारी विभाग के रूप में चलाया जाता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री कंसर्न, और वो जो है उस संबंधित मंत्रालय के निर्देशन में काम करते हैं। इसके आधार पर इसकी जो विशेषता है, सबसे पहले फॉर्मेशन मैंने बताया, इसकी जो स्थापना होती है या इसकी जो फॉर्मेशन होती है और इसी सरकारी विभाग के द्वारा की जाती है और प्रत्येक सरकारी विभाग को एक विशेष मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है सरकार के द्वारा की जाती है। दूसरा है ऑनरशिप, स्वामित्व पूरी तरह से पूर्ण रूप से इसमें पूरी तरह से जो स्वामित्व होता है या ऑनरशिप होती है वो सरकार की होती है, और चाहे राज्य सरकार के द्वारा की जाए उसकी स्थापना, चाहे केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाए, तो इसका जो स्वामित्व पूर्ण तरह सरकारी होता है। दूसरा मैनेजमेंट, प्रबंध, मैंने बताया कि जो विभाग का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसको सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है वो उस प्रकार के व्यवसाय का प्रबंध करता है, संचालन करता है, उस विभाग का संचालन करता है, लेकिन वो सरकार के निर्देशन में ही काम करता है। तो इस तरह से इसका प्रबंध जो है वो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो विभागीय उपक्रम का वो उसके द्वारा किया जाता है। इस तरह से फाइनेंसिंग, जहाँ तक इसकी वित्तीय पोषण की बात है, इस तरह के विभाग की वित्त की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें पूरी तरह से वित्त की छूट होती है, सरकार देखती है क्या आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से बजट तैयार करती है और उस हिसाब से उसके जो भी उस विभाग में कैसी कमी होती है, वित्त की कमी होती है, उसको पूरा किया जाता है। अपॉइंटमेंट्स, इसमें इसका जो संचालन या प्रबंध है मैंने बताया वो सरकारी अधिकारी के रूप में आईएएस ऑफिसर होता है और बीच में जो विभाग में कुछ चलाने वाले दूसरे कर्मचारियों भी सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और अपॉइंटमेंट जो है अगर केंद्रीय सरकार है तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस तरह से अगर किसी स्टेट का है तो जैसे एचपी स्टेट का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, इस तरह से उस स्टेट का बोर्ड या कमीशन जो है उसको चलाता है। जैसे रेलवे है तो रेलवे सर्विस कमीशन अपना अलग है। तो इस तरह से उनके अपॉइंटमेंट जो है सरकारी अधिकारियों के रूप में की जाती है। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस, इस प्रकार का विभाग अपने नाम से ना कोई संपत्ति की रिश्ता ना अपना उसका अपना एक्सिस्टेंस है, मतलब वो सरकार के निर्देशों के आधार पर काम करता है, सरकार की अनुमति के बिना कोई काम नहीं कर सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ठीक है ना, जो प्रशासनिक स्वायत्तता है, इस तरह के विभागों में अपने आप डिसीजन लेने की
पूर्ण आज़ादी नहीं होती है, क्योंकि संबंधित मंत्रालय या संबंधित जो विभाग है उससे संबंधित मंत्री जो है उसमें वो जो है वो उसमें रोल अदा करते हैं, उनका इंटरफेरेंस रहता है एक तरह से। तो पूरी तरह से जो IAS लेवल का या CEO है वो पूरी तरह से स्वतंत्र, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले, इसलिए उनको कंसर्न मिनिस्ट्री से संपर्क रखना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं थी। अब आती है इसकी मेरिट से, इसके लाभ गुण। पहली बात है कि इसमें इस तरह के जो उपक्रम होते हैं इनकी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको आसानी से सरकारी जो निर्देश है उसके अनुसार ही उसको शुरू कर दिया जाता है, जो सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है आसानी के साथ। तो इजी फॉर्मेशन है, इसको किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इसको आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि नियंत्रण जो है सरकारी नियमों का पालन किया जाता है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो नियंत्रण जो होता है वो बिल्कुल प्रभावपूर्ण होता है। इसमें मतलब किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि इनएब्सेंट लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट ही ऐसे की जाती है ताकि वो उस तरह की जो डिसीजन है वो ले सकें, तो उसका इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, जो भी इस विभाग की उपक्रम की आय होती है वो सरकार की आय मानी जाती है, सरकार का जो खजाना है उसमें जमा होती है, ठीक है। तो इस तरह से इस विभाग की अगर इनकम बढ़ती है तो समझो सरकार की इनकम बढ़ती है, क्योंकि सरकारी ओनरशिप होती है इसमें। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, जब उपक्रम की इनकम बढ़ती है, नेचुरली सरकार की आय बढ़ती है, सरकार की आय बढ़ती है तो सरकार लोगों के ऊपर टैक्स कम लगाती है, तो इस तरह से लोगों के ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो कम होता है। और इसी फाइनेंसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के जो उपक्रम होते हैं इनमें पूरे का पूरा वित्त की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए इजी फाइनेंस का मतलब है कि इनको पैसे की कमी नहीं होती है, इनके वित्त की व्यवस्था करना आसान होता है। और इस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार ही काम किया जाता है, सरकार की अनुमति होती है, तो वहाँ पे किसी प्रकार के दुरुपयोग होने की संभावना नहीं होती है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड से रहता है। तो इसके मेरिट्स थी। लिमिटेशंस, अब इसके दोष भी हैं, जैसे लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, अगर कोई भी कार्य करना हो तो उसको बहुत सारे प्रोसेस या सरकारी नियमों से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। एक तरह से कोई भी निर्णय लेना है तो आसानी से अशिक्षितता के साथ नहीं किया जाता, किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना तो वहाँ पे नहीं किया जाता, इसलिए लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन रहता है, इसमें कमी रहती है, एकदम शीघ्र निर्णय लेना है, कोई भी कार्य करना है, ठीक है ना, शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि सरकारी नियम होते हैं तो आसानी से उन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो एक तरह से लोचशीलता भी कमी रहती है। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, जो इसको चलाने वाले प्रबंधक या संचालन करने वाले लोग होते हैं वो वैतनिक लोग होते हैं, अगर उस उपक्रम में बहुत ज़्यादा इनकम होती है तो उससे उनकी इनकम नहीं बढ़ने वाली होती है। कहने का मतलब उनको किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं होता, जैसे कि व्यवसाय में क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होने का मतलब वो उनका प्रॉफिट होता है जो ओनर होते हैं, यहाँ पे ओनर सरकार होती है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मतलब उनको उसके जो इनकम या प्रॉफिट के साथ उनको इंसेंटिव नहीं मिलते, इसलिए लैक ऑफ इंसेंटिव रहते हैं और वो उस तरह से काम नहीं करते। इंक्रीज इन टैक्स बर्डन, कई बार अगर इस प्रकार के उपक्रम में लाभ की जगह हानि हो जाए तो क्या होता है, जो आय में कमी होती है, सरकार की आय में कमी हो जाएगी तो नेचुरली सरकार टैक्स लगाएगी, उसका टैक्स बर्डन जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी मोल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मैंने बताया आपको कि जो इस प्रकार के उपक्रम होते हैं वो किसी विभाग के अंतर्गत आते हैं और विभाग किसी कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ आता है, तो मिनिस्ट्री का मतलब वो सरकार लोग होते हैं, तो सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे पर पूरा हस्तक्षेप इसमें इस प्रकार की संस्थाओं में, इस प्रकार के उपक्रमों में रहते हैं, तो अधिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हालांकि IAS जो लोग होंगे जो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, ठीक है, वो प्रबंध करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वायत्तता उनको नहीं होती है, उनको जो मिनिस्ट्री कंसर्न है उससे की गाइडलाइंस के अनुसार ही काम करना होता है। और रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, कि कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस या कह लो कि जो फाइलों के अंतर्गत वो चीज़ें दबी रहती हैं, उनको निकालने के लिए समय लगता है, तो एक तरह से लाल फीताशाही रहती है, कोई डिसीजन जो है वो जल्दी नहीं लिया जा सकता है, या कोई भी निर्णय या कोई भी कार्य जो हो उसमें देरी रहती है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। तो इस तरह से मैंने आपको पहला जो प्रारूप था पब्लिक एंटरप्राइजेस का वो था विभागीय उपक्रम, उसके बारे में बताया। इसके बाद हम जो दूसरा है इसका हुआ है पब्लिक कॉर्पोरेशंस, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको।